हेलो एवरीवन। तो सौरभ है आज अपने साथ, ऑल इंडिया रैंक 260, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। हाँ। और अभी मैथ्स के वैसे मार्क्स आया नहीं है, पर जैसा करेक्ट नेम है तो 300 रेंज में होंगे, तो अच्छे होंगे मार्क्स। ठीक है, तो आप ये क्रैश कोर्स में भी थे अपने टेस्ट वगैरह, तो ये आपको करेंगे गाइड जो भी डाउट हो। बाकी लाइव में जो है, लाइव में आवाज़ आ रही है ना सबको? ठीक। हेलो। आप ही लोग मतलब कुछ स्टार्ट करो, पहले क्या डाउट है, उसके बाद मतलब मैं आगे बढ़ूंगा फिर। मतलब मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ अपना। तो मैं 2022 में बीटेक किया हूँ अपना आईआईटी खड़गपुर से। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए एक 1 ईयर का फुल प्रिपरेशन और मल्टीपल कोचिंग था मैथ्स के लिए भी। और दिस ईयर क्रैश कोर्स, और फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में था, जिसमें मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था मेरा। और 20 इस ईयर 260 रैंक है मेरा। आप लोग कुछ पर्टिकुलर पूछ लो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हाँ, यस, थैंक यू सो मच। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये भी मतलब फाउंडेशन कर रहे हो? हाँ, शुरू में। ओके। शुरू में अटेम्प्ट नहीं होता है उतना। आपको तो पहले आइट्रेशन वाइज कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2-3 बार। उसके बाद आपका अटेम्प्ट बढ़ने लगेगा अपने आप। तो आपको टेस्ट ही देते रहना, अपने आप इंप्रूव होते रहेगा उसके बाद। नहीं, हाँ, मतलब जैसे पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो पेपर 1 में जो सेक्शन 1 होता है, लीनियर अलजेब्रा, ओडी और कैलकुलस, तीनों को आपको मतलब पहले कंप्लीट करना है ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा। और पेपर 2 के लिए भी थोड़ा मतलब फ्लूइड के लिए कॉम्प्लेक्स पीडी ये सब पहले कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। तो 1 ईयर में आपको कंप्लीट मल्टीपल आइटरेशन में करना पड़ेगा। तो तभी आपका मतलब स्कोर बढ़ने लगेगा फिर। और जब आप प्री प्री निकाल लोगे, उसके बाद 3 मंथ्स में आपका स्कोर अपने आप बढ़ता है टेस्ट सीरीज के साथ। तो शुरू में उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है मतलब। आ रहेगा कुछ है? और कुछ आप पर्टिकुलर स्ट्रेटजी? हाँ, शुरू में नहीं बचता है मतलब। मैं तो जीएस के पहले ही शुरू कर दिया था मैथ्स। और थोड़ा शुरू में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बाद में आपका मल्टीपल रिवीजन के साथ टाइम कम हो जाएगा। तो जैसे शुरू में आप 6 to 8 आवर्स आप मैथ्स को दे सकते हो। और जीएस में तो फाउंडेशन में कम ही रहता है शुरू में। और हाँ, हाँ, फॉर्मल कोचिंग फाउंडेशन वाजीराम से। हाँ, तो साथ साथ में आप मैथ्स भी कर सकते हो। हम्म। तो मैथ्स में कितना हो गया आपका अभी? नहीं, आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, मतलब रैंडम नहीं करना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप लीनियर अलजेब्रा कर सकते हो, ताकि मॉडर्न अलजेब्रा बाद में समझ में आ जाए। हाँ, हाँ, सर के साथ ही चलना है, लेकिन मतलब उसके साथ साथ आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, ताकि वो जैसे एनालिटिक के साथ वेक्टर कर लोगे, दोनों से सिमिलर ही है। तो टाइम आपका बचेगा शुरू में। और शुरू में जीएस का टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे भी आप कर सकते हो। हाँ, शुरू में मैथ्स को देना चाहिए, क्योंकि जब आपका लग रहा होगा ना भी आता है, फिर भूलने लगते हैं हम लोग। जब आपका अटेम्प्ट आएगा तो याद नहीं रहता है। तो उसमें थोड़ा डाउट आएगा बाद में।
में 2 आ रहा है, कोचिंग का ज़रूरत है कि नहीं। तो जिसका बैकग्राउंड है उसको शायद कोचिंग की जरूरत ना पड़े, पर जैसे मैथ्स बैकग्राउंड, मेरा भी आईटी बैकग्राउंड है, तो मैथ्स अच्छा खासा बैकग्राउंड था, पर फिर भी कोचिंग की जरूरत पड़ता है क्योंकि सारा सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स डायनेमिक्स ये सब कवर नहीं होता है। तो सबके लिए ज़रूरत नहीं है, पर ले सकते हैं। और दूसरा है ये आंसर लिखने का स्पेस, ये बहुत लोड होता है रियल में भी। वो आप लिख दोगे फिर गलत हो गया तो फिर से मिलता नहीं है स्पेस, तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा पर्टिकुलरली फ्लूइड में। अभी तो आप लोग का हुआ नहीं होगा, जब होगा तो फ्लूइड में आपका स्पेस बहुत कम होता है, जब उसको डिराइव करना पड़ता है पीडी से। तो आप हाफ लाइन ड्रॉ करके, कनिष्क कटारिया सर का भी स्ट्रैटेजी है, हाफ लाइन ड्रॉ करके आप ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद फिर से आप, लेकिन गलत हुआ तो मतलब गलत हो जाता है, इसलिए केयरफुल रहना पड़ेगा। वो सच में एक प्रॉब्लम है मैथ्स के साथ। आप बीच में एक लाइन खींच सकते हो, और जो प्रॉपर डेरिवेशन होता है जैसे एनालिटिक ज्योमेट्री में कोनिकोइड्स वाले में, तो किसी किसी में आपको डेरिवेशन शुरू में करना ही पड़ेगा, उसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आप शुरू में आधा लिख सकते हो, उसका फिर से मतलब जो स्पेस बचा उसमें मेन डेरिवेशन कर सकते हो। क्या इसमें कोचिंग कौन सा होना चाहिए? कोचिंग आपका मल्टीपल नहीं रखेंगे तो बेटर है, एक ही सोर्स को फॉलो करना चाहिए। और तो शिवराज सर का भी बहुत अच्छा क्रैश कोर्स आता है, तो मतलब वो भी, और आप लोग फाउंडेशन में हो तो भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही सोर्स को मल्टीपल रिवाइज करना चाहिए। और क्वेश्चंस को भी मतलब जो इजी क्वेश्चन है उसको ज़्यादा टारगेट करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसको लास्ट में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अपने आप हो जाएगा। और पेपर वन में मैक्सिमम क्वेश्चन ईजी ही होते हैं। तो yes। इंटरव्यू में मतलब क्वेश्चन है मैथ्स में क्या क्या पूछा जाता है, तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, मुझे लगता है कि मैथ्स के लिए पूछा जाएगा। तो मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला है रामानुजन नंबर क्या होता है, और डेट ऑफ बर्थ से रामानुजन स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आइडिया है आप लोगों को? तो ये कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाकी बैकग्राउंड इंडियन मैथमेटिशियंस, फॉरेन मैथमेटिशियंस, इतना ही बेसिक क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं आता है। और इंटरव्यू के इसमें थोड़ा फ़ायदा भी होता है, मुझे लगता है मैथ्स सुन के इंप्रेस हो जाते हैं हम लोग, मैथ्स ऑप्शनल है आपका। तो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या फॉलो करना चाहिए मैथ्स के लिए, तो आप लोग तो स्टूडेंट हो सर के, तो सर के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप किसी के पास ऑर्डर नहीं है तो आप कनिष्क सर का स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। उनका बहुत सही था, वो पहले ओडी फिर लीनियर अलजेब्रा, और आपको पेयर वाइज चलना चाहिए। जैसे आप लीनियर अलजेब्रा और मॉडल अलजेब्रा साथ में चलता है, ओडी और पीडी साथ में होता है, अब इसको दूर दूर करोगे तो भूल सकते हो, साथ साथ में करना चाहिए। और फ्लूइड के लिए जैसे कॉम्प्लेक्स और पीडी और ओडी ये तीनों कंपलसरी है। और वेक्टर के साथ आपको वो समझ में आ जाएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स स्टैटिक्स। तो ये पेयर बंच में करोगे ना आप, तो याद रहेगा ज़्यादा आपको। ओके, एक और क्वेरी, हाउ टू बैलेंस विद जीएस, टाइम नहीं मिलता है, तो आपको ईयर वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो शुरू में, या फिर जीएस पे एक्सेसिव फोकस है, तो इनिशियली आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए आपको, पर्टिकुलरली प्रैक्टिस के लिए जो मल्टीपल आइट्रेशन करोगे आप। और मल्टीपल आइट्रेशन के बाद आप अपना नोट्स बना सकते हो, जिसमें सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, और उसको नोट्स बना के बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, धीरे धीरे टाइम कम हो जाता है। और ये प्री और मेंस के बीच में टाइम नहीं मिलता है 3 मंथ्स का, उसमें भी आप मैथ्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो शुरू में, और लास्ट में आपको जीएस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो यही है। कुछ पर्टिकुलर डाउट है आपको मैथ्स और जीएस कैसे बैलेंस करना है? ओके, नहीं मैथ्स में आपका वो जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो मतलब प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जेई जैसा नहीं है यहाँ पे, आपको जब भी एग्जाम देना है उसके 2-3 महीने पहले एक्सेसिव प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अभी नहीं करोगे तो आप बाद में याद भी नहीं आएगा, तो वो शुरू में करना ही चाहिए। और जीएस का आंसर राइटिंग आप कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स के बाद ही करोगे तो सही रहेगा। शुरू में मतलब आइडिया नहीं होता है हम लोग को, डेटा फैक्ट्स याद नहीं होता है, तो शुरू में आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, जीएस को बाद में भी कर सकते हो आप लोग आंसर राइटिंग इंप्रूव। मैथ्स नहीं होगा तो बाद में याद नहीं आता है वो पेपर में। स्केलिंग का क्वेश्चन है, तो स्केलिंग में तो पता नहीं होता है कितना है, एस्टिमेटेड है। पेपर वन में 0.65 से 0.75 होता है मोस्टली, और पेपर टू में 0.8। और करेक्ट अटेम्प्ट आपको 450 रखना पड़ेगा अगर 320 के ऊपर जाना है तो, पर उतना हो नहीं पाता है 1-2 अटेम्प्ट में। तो इस बार मेरा 420 था करेक्ट अटेम्प्ट,
और फिर देखते हैं, स्कोर अभी आया नहीं है। इतना करोगे तो 300 प्लस आ जाता है। तो और पेपर वन पेपर टू में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है मोस्टली स्कोर। हाँ, रिवीजन का भी एक इशू है कि आप एक टॉपिक करते होगे तो पिछला भूल जाते होगे आप लोग। अभी 2 ही टॉपिक हुआ है, अभी 2-3 करोगे तो पिछला याद नहीं आता है क्वेश्चन सारा। तो आप रिवीजन के लिए मल्टीपल आइट्रेशंस के साथ साथ आपको मिक्स भी करना चाहिए टॉपिक। जैसे आप ऐसे लीनियरली कंप्लीट नहीं करना है आपको कि मतलब एक के बाद एक टॉपिक किए जा रहे हैं। आपको मिक्स करना है, जैसे लीनियर अलजेब्रा कर लिया, आप मॉडर्न कर लिए, एनालिटिक ज्योमेट्री कर लिया, तो फिर से लीनियर अलजेब्रा रिवाइज करना है। तभी आपका वो इंटर मिक्सिंग भी बढ़ेगा, नहीं तो स्कोर सॉल्व ही नहीं होगा आपसे वो क्वेश्चंस। तो रिवीजन के लिए और नोट्स आप कनिष्क कटारिया सर का यूज कर सकते हो, बहुत सही नोट्स है उनका। स्केलिंग का यहाँ पे इतना कुछ लोड नहीं है, आप अटेम्प्ट करो, बाकी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग स्कोर ज़्यादा उठता है मैथ्स में, तो स्केलिंग होगा भी तो उतना लोड नहीं है। और फिजिक्स वाले टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? अच्छा, तो आप लोग को मतलब अभी क्या क्या हुआ है आप लोगों का? वेक्टर और 3D में कॉनिकॉइड हो गया आप लोगों का? उसमें कुछ टफ लगा आप लोगों को कॉनिकॉइड्स में? वो चैप्टर को सब इग्नोर कर देते हैं पेपर वन में। वो बहुत ज़रूरी है, मतलब जो जेनेटिक लाइन्स है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें पूछ रहे हैं ऑप्शनल कब तक रेडी हो जाना चाहिए प्री अटेम्प्ट करने से पहले। मुझे लगता है एक आइट्रेशन आपका हो जाना चाहिए प्री होने से पहले कंप्लीट। इसमें फ्लूइड, मॉडर्न, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स ये सब छोड़ देते हैं बहुत लोग कि प्री और मेंस के बीच में कर लेंगे। वो भी छूटना नहीं चाहिए आपका। एक आइट्रेशन आपका हो जाएगा तो मल्टीपल आइट्रेशन प्री और मेंस के बीच में करना आसान होता है। पर मेरे हिसाब से तो आइडियली 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए प्री के पहले, क्योंकि याद नहीं है तो प्री देने से पहले 2-3 महीने पहले छोड़ना पड़ता है मैथ्स, तो फिर याद भी नहीं आएगा 2-3 महीने में। तो 2 आइट्रेशंस पहले हो जाना चाहिए और फिर 2-3 महीने में फिर आप मल्टीपल आइट्रेशंस करोगे तो स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहेगा फिर। नहीं, मैंने कोचिंग लिया था कम्प्लीटली। आईएमएस के का स्टूडेंट था पहले मैं, और फिर सर का क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल रहा मेरे मैथ्स में। तो मैं सिर्फ स्टडी से तो नहीं किया हूँ। मिनिमम आइट्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक करना ही पड़ेगा। जैसे मेरे लिए था 3-4 आइट्रेशन के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था। आता सब है आपको, लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा अगर आपको मल्टीपल आइट्रेशन नहीं किए हो तो यहाँ पे मिनिमम आइट्रेशन आपको मतलब 4-5 रखना ही पड़ेगा। 4-5 के बाद ही आप मतलब 280 प्लस स्कोर कर सकते हो। और यहाँ पे एक यूनिक स्ट्रेटेजी, आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करो। पीवाईक्यू से, जैसे पेपर वन में भी मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आएगा, तो आप आइट्रेशंस करते वक्त पीवाईक्यू को फोकस में रखना। और जो टफ क्वेश्चंस होता है उसको आप अलग से, जैसे कृष्णा सीरीज हो गया कॉम्प्लेक्स के लिए, लीनियर अलजेब्रा के स्कॉम आता है, पर वो भी अभी जरूरत नहीं है। आप पीवाईक्यू से करो मल्टीपल आइट्रेशंस, उससे आइट्रेशंस ही बढ़ेंगे। डोंट लूज कॉन्फिडेंस इन बिटवीन फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स। टेस्ट सीरीज में मार्क्स है तो टेस्ट सीरीज में मार्क्स से डरना नहीं है। मेरा भी बहुत कम आता था शुरू में। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 90-100 भी आता था। और इस अटेम्प्ट में भी ऐसा नहीं है कि सारे टेस्ट में अच्छा आता है। आपका टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए भी होते हैं। कुछ टफ होते हैं और कुछ बहुत ही रैंडम भी होते हैं, क्योंकि रियल में भी इस बार पेपर 2 का आप लोग ने पेपर देखा होगा। तो कैसा लगा पेपर इस बार? हाँ, थोड़ा अनकन्वेंशनल था, मतलब 1990s जो वीआईक्यू थे वो अभी बीच में आते नहीं थे, तो इस बार आया है। तो आपको सिर्फ रिसेंट वीआईक्यू नहीं, पिछला भी करके जाना पड़ेगा, और कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो आप लोग। आप पहले जैसे फ्लूइड में छोड़ देते थे बहुत लोग कि मैकेनिक्स से कर लेंगे, पर अभी आपको कंप्लीटली करना पड़ेगा क्योंकि मिक्स जो है बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। तो पूरा कंप्लीट स्कोर करना है तो पहले सिलेबस कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। नो, आई डोंट थिंक आई एम एस नोट्स आर सफिशिएंट। आई एम एस नोट्स के साथ आपको अम, अलग से कुछ क्वेश्चन बुक से करना पड़ेगा, लेकिन आई एम एस नोट से 80% आपका कवर हो जाता है। लेकिन 300 प्लस के लिए सफिशिएंट नहीं है। और मैथोग्राटा क्रैश कोर्स या फाउंडेशन कोर्स सफिशिएंट है, क्योंकि सर के नोट्स में सारा कवर होता है।
हाँ, इसमें बैकलॉग्स का पूछ रहे हैं, तो बैकलॉग्स मेनली डिफिकल्ट टॉपिक्स में आता है। जैसे अब पेपर वन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लीनियर अलजेब्रा का बात करूँगा, तो उसमें मोस्टली इजी क्वेश्चन ही आते हैं पीवाईक्यू बेस्ड, तो आपको ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं देना है। लीनियर अलजेब्रा में आपको बेसिक आइट्रेशन करना है, मैट्रिसेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक हर्मिशियन मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज़, ये सब पे ज़्यादा फोकस रहता है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसे यूनिटरी मैट्रिक्स, ये सब बहुत अनकन्वेंशनल है और कभी कभी आ जाएगा, तो आपको शुरू में आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है, और ये सब आपको टाइम मिले तो करना है। सेकेंड, कैलकुलस। कैलकुलस में आपको मोस्टली जो आजकल और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी आ रहा है, तो आपको ये पार्ट छोड़ना नहीं है। मोस्टली लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स और इंटीग्रेशन ये सब छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मोस्टली लैग्रांजेस थ्योरम ये सब आता था पहले, पर अभी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन भी आ रहा है। लास्ट ईयर भी मतलब एक ग्राफ से आया था और डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आया था, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है दोनों में से। और थर्डली, 3D आप लोगों का हो गया है। कॉनिकॉइड सभी आसान लग रहा होगा, बाद में याद नहीं आता है उसका प्रोसेस, आपको पूरा याद होना चाहिए, तो उसके लिए मल्टीपल आइट्रेशंस करना चाहिए, तो उससे फिर बैकलॉग नहीं आएगा। यहाँ बैकलॉग का पूछ रहे हैं सब। उसके बाद पेपर वन का सेक्शन बी, ओडी में आपका जो कुछ कुछ फिक्स पैटर्न्स है वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 4 टाइप्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर ओडी, और बेसिक आपका वो आ गया मतलब ओडी का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, तो वहीं से आता है। और जो अभी कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चन फिर से ओडी से भी आ रहे हैं, तो वो थ्योरम्स कुछ आपको याद करना चाहिए, और प्रूफ आपको याद होना चाहिए सारे थ्योरम्स का। पहले नहीं आ रहे थे, अभी आ रहे हैं। और स्टैटिक्स डायनेमिक्स बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो अब छोड़ने से तो नहीं होता है, क्योंकि वो पेपर भी मिक्स आ रहा है बहुत। आप लोगों ने भी देखा होगा अभी लास्ट 10 ईयर्स का पेपर देखा है आपने पीवाईक्यू का था, तो अभी कुछ पैटर्न चेंज दिखा होगा आप लोगों को। हाँ हाँ, 2023 में बहुत अनकन्वेंशनल था, तो फिर अभी फिर से अनकन्वेंशनल इसलिए हो गया कि टफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन टॉपिक आप छोड़ दोगे ना, तो उससे मिक्स आता है क्वेश्चंस का, तो फिर आपका उसमें मिस्टेक हो सकता है और छूट जाएगा, तो फिर स्कोर नहीं आएगा आपका अच्छा। तो ये स्टैटिक्स और डायनेमिक्स पक्का करना है। बाकी तो वेक्टर बहुत आसान लग रहा होगा आप लोगों को। और पेपर टू थोड़ा फोकस पे रखना चाहिए, क्योंकि पेपर वन हो जाता है, पेपर टू बहुत टफ क्वेश्चन से भरा है। मॉडर्न अलजेब्रा आप लोगों ने किसी का हुआ है क्या? मॉडर्न आपको ट्राई किया हो पढ़ने का आप लोग? हाँ, तो वो उसका परसेप्शन है कि बहुत टफ है वो, पर आप अच्छे से करोगे तो उसको करना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि इतना टफ है कि करेंगे नहीं, मैं भी छोड़ दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसमें इतना क्वेश्चन आया, 50 नंबर का क्वेश्चन आया, सारा छोड़ गया मेरे से। तो आपको मॉडर्न पक्का करना है, मॉडर्न छोड़ना नहीं है। और फिर बाकी तो पीडी, 3D से रिलेटेड वो है फ्लूइड और स्टैटिक्स डायनेमिक्स। पेपर टू का वो आपको अच्छे से कमांड करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आता है बहुत अनकन्वेंशनल है आजकल। प्रेशर का आया था इस बार IFOS का, तो आप अगर IFOS और CSE दोनों का PYQ कर लोगे तो हो जाएगा। हाउ टू डील विथ फिजिक्स टॉपिक्स, तो फिजिक्स टॉपिक बहुत लोग छोड़ देते हैं, मैं पहले ही बोला था। मतलब शिवराज सर का यूट्यूब पे वीडियोस भी है, और फ्लूइड, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और मैकेनिक्स चारों का, तो आप वो फॉलो कर सकते हो, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड है। अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप सर के कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर पर्टिकुलर है फ्लूइड के लिए MD राय सिंघानिया बुक, आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। मोस्टली PYQ बेस्ड चलना है आपको इन टॉपिक्स में, सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे आप इनिशियल अटेम्प्ट्स में। तो ग्रेजुअली आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन इनिशियली आपको PYQ, CSE के, IFOS के दोनों को अच्छे से कंप्लीट करने हैं, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए उससे। तो बेसिक क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, और कुछ 20 मार्क्स के अनकन्वेंशनल होंगे तो वो छूट सकता है आपका, वो टाइम मिले तो भी कवर कर सकते हो आप लोग। और इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस IITs के NPTEL पे लेक्चर पे भी है, तो अगर कुछ डाउट होता है तो उस पर भी मतलब आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 234 मार्क्स थे, पेपर वन में 105 था, और पेपर टू में 122 के आसपास था। टोटल 234 था, वो वही मतलब नहीं होने का कारण था, और यही रीज़न था कि मतलब मॉडल अलजेब्रा और टफ टॉपिक मैंने छोड़ दिया था। मैं सोचा था कि उसको छोड़ के और अटेम्प्ट कर लेंगे, पर अभी ऐसा मिक्स आ रहा है, आप छोड़ नहीं सकते उसको। कि GS कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो इनिशियली फाउंडेशन तो 1 साल का ही होता है, लेकिन आपको कंप्लीट GS प्री और मेंस दोनों के लिए आपको पूरा 1.5 ईयर तो लगता ही है। फाउंडेशन का आंसर राइटिंग भी सीखना होता है, तो आपको प्री के बाद पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। शुरू में आप नहीं भी कर सकते हो अगर मैथ्स ऑप्शनल है तो, क्योंकि मैथ्स में बहुत टाइम देना पड़ता है। तो 1 ईयर आप फाउंडेशन करो, और फिर 3 मंथ्स में आप आंसर राइटिंग करो। उसके बाद तो मतलब इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। पर 1.5 ईयर आइडियल टाइम है आपका दोनों कंप्लीट करने के लिए।
और इसमें शुरू में आपको ज़्यादा टाइम मैथ्स को देना चाहिए और प्री और मेंस के लास्ट स्टेज में आपको जीएस को ज़्यादा टाइम मार्क्स टाइम देना चाहिए। नहीं नहीं, इसमें मेजर चेंज था क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे जीएस में अभी आप लोगों को भी आंसर राइटिंग ज़्यादा पता नहीं होगा, तो बस आप पॉइंट लिखते होंगे अभी, अगर किए भी होंगे कोई तो। हाँ, एक इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और पॉइंट्स, तो वो बेसिक है आपको 70-80 तक ले जाने के लिए। अगर आपको 110 उससे ऊपर जाना है तो आपको इनरिच करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद 354 मार्क्स थे मेरे जीएस में बस। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं इस बार इनरिचमेंट गया था फर्स्ट अटेम्प्ट के मेंस के बाद। और जिसमें जैसे आपको आंसर लिख रहे हो तो हर पॉइंट पे एक डेटा फाइल याद होना चाहिए आपको। डेटा, एग्जाम्पल, कोड्स कुछ भी आप ऐड कर सकते हो जिससे आपका स्पेस ही बढ़ जाता है। और फिर आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी भी होता है, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन आ रहा है क्रिटिकली एनालाइज, तो 2 डायमेंशन बहुत लोग बोलेंगे आपको कि मतलब प्रॉस एंड कॉन्स, पर प्रॉस एंड कॉन्स के अलावा भी होता है कि आप वे फॉरवर्ड एक लिख दो अलग से, तो उससे आपका स्पेस ही फिल होगा। और वे फॉरवर्ड आप लिखोगे तो उसको बहुत इंप्रेसिव लगता है। तो इस बार मैंने टेस्ट सीरीज में अप्लाई किया था, मार्क्स तो भी नहीं पता है, लेकिन जीएस में मेजर मतलब इंप्रूवमेंट आया होगा इस बार। मैथ से ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैं जीएस में ही था इस बार। तो आप लोग का मतलब वो कोई आंसर राइटिंग क्यों अभी आप लोग शुरू में? हाँ, तो अभी टाइम लिमिट लेके मत करना आप लोग। शुरू में आप लिखने में फोकस करो, टाइम लिमिट प्री के बाद भी हो जाता है। टाइम, ओके, एक डाउट है कि टाइम मतलब कितना मैनेज करना पड़ेगा मैथ्स में, तो टाइम का बहुत इशू होता है पेपर 2 में पर्टिकुलरली। पेपर 1 में अगर आपको याद है सारे क्वेश्चंस, जैसे लीनियर अलजेब्रा और ओडी और कैलकुलस, ये तीनों सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो इजी तो सबसे हो जाता है, तो आपको पेपर में टाइम ज़्यादा नहीं घटेगा। पेपर 2 में बहुत कम टाइम मिलता है मुझे, मेरे क्योंकि मॉडर्न ये सब याद हो जाता है, लेकिन फ्लूइड का टाइम सॉल्व अगर याद भी आपको तो करेक्ट आंसर रीच करने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे लगता है पेपर 2 के लिए आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज देना चाहिए ताकि आपका टाइम ऑप्टिमाइज हो सके। टाइम का इशू होता है थोड़ा बहुत। ओके, एक जीएस का भी डाउट है, मतलब टाइम आप लोग फुल पेपर नहीं दियोगे ना अभी कोई? हाँ, तो फुल पेपर लिखने में बहुत टाइम कम मिलता है उसमें। अभी बहुत लोग, आप लोगों को भी लग रहा होगा ना आंसर राइटिंग किसी का स्पीड होगा बहुत ज़्यादा लिखने का। हाँ, मतलब बहुत फास्ट आंसर, हैंड राइटिंग में गड़बड़ नहीं होना चाहिए उसमें। पर एक चीज़ है कि हैंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता है यूपीएससी का। अगर आपका स्ट्रैटेजी और स्टाइल सही है तो हैंड राइटिंग पे अगर लेजिबल होना चाहिए बस। तो आपको लास्ट लास्ट में 19 तो कंप्लीट करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे भी 2-3 क्वेश्चन हर जीएस में छूट गए थे। तो भी मतलब 100 आ जाता है एक दो सब्जेक्ट में, लेकिन मैक्सिमम 80 और 85 पे ही रुक गया था मेरा। तो आपको 20 क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वही स्ट्रैटेजी आपका 3-4 डायमेंशन लिखना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में। कोई भी डायमेंशन एक्सप्लेन भी आ रहा है आपका, तो आप 2-3 डायमेंशन घुसा सकते हो उसमें, पॉजिटिव्स, निगेटिव्स। और वे फॉरवर्ड नहीं है तो आप माइक्रो डायग्राम बना सकते हो। और कंक्लूजन के लिए आपको मतलब याद होना चाहिए टेम्पलेट्स। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, वुमेन के लिए 3S अप्रोच होता है, सुरक्षा, सुविधा, सम्मान। तो जब भी वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब ये तीनों मतलब कोट कर सकते हो, टाइम इससे बच जाता है। यस, जीएस के लिए। हाँ, जीएस के लिए। हाँ, वो अपलोड करना होता है ना उसमें। हाँ, तो स्टार होता है ना उसमें, तो 10 में से देते हैं शायद। उस पर आपको फोकस नहीं करना है, मतलब वहाँ पे जो सजेशंस बहुत डिटेल्ड होता है मेरे हिसाब से, आपको उस पर फोकस करना है। क्योंकि वो आप अभी लिख रहे होगे तो बहुत ज़्यादा देख के भी लिखते होंगे आप लोग, तो मतलब ये सब कुछ याद नहीं होता है ना शुरू में, तो आप देख के लिख सकते हो। जैसे डेटा फाइल आपको जो भी है प्रिपेयर कर लो, शुरू में बहुत मुश्किल है, पर आप लिख रहे हो आंसर तो डेटा फाइल एक रख लो, मतलब कहीं से भी शून्य नोट्स का भी आता है, ओनली आईएएस का भी आता है, और उसको देख के ट्राई करो डेटा डालने का। उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आंसर कंप्लीट करने पे या मार्क्स पे नहीं। और जो मार्क्स होता है वो टेस्ट सीरीज पे देख सकते हो आप, और वो भी उतना रिलेवेंट नहीं है। इस बार भी मेरे जीएस 1 में अभ्यास में बहुत अच्छा मेरा गया था, मुझे ऐसा लगा, पर उसमें 70 दे दिए, तो मैं भी डिमोटिवेट हो गया था उस पे। तो पर इवेल्युएटर भी मतलब मुझे लगता है एवरेज मार्किंग देते हैं। आपको मतलब स्ट्रैटेजी करना चाहिए, और आपको कोई मेंटर से इवेल्युएट करना चाहिए। सिर्फ टेस्ट सीरीज का मार्क्स रखेगा तो आप भी डिमोटिवेट हो जाओगे। हाँ, ये ओके। रियल में मुझे लगता है आपको
10 में से 6 मार्क्स बहुत हाई होता है और 3-4 एवरेज आपको मिल जाएगा। और 15 मार्क्स में से 9 तक हाईएस्ट जाता है मेरे हिसाब से, और 6 to 7 एवरेज मार्क्स होता है। तो आप अगर आप मतलब इंट्रो कंक्लूजन का टेम्पलेट रेडी है आपका, और इंट्रो के बाद एक माइक्रो डायग्राम आप बना रहे हो, जैसे मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में साइक्लोन आया तो आप इंडिया का मैप बना दो, डिजास्टर आया तो भी इंडिया का मैप बना सकते हो आप। अब वुमेन का क्वेश्चन आया तो एसएचजी का मैप बना सकते हो। इस बार जैसे क्वेश्चन आया था इक्विटी और इक्वलिटी पे, तो आप स्टेयर का बना सकते हो, अलग अलग स्टेयर है लेकिन सब इक्वल है। और तो इस टाइप से आप डायग्राम बनाओगे तो आपका मतलब स्कोर बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे आइडियल मार्क्स ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसा जा रहा है। और मुझे लगता है यूपीएससी का ट्रेंड भी होता है, कभी जीएस 2 में हाई देते हैं, कभी जीएस 3 में कम देते हैं। तो आपको मतलब अपने से हाई पुश करना है, मार्क्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। टेस्ट सीरीज आप लोगों ने नहीं दी होगा ना अभी तक कोई? हम्म। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन ये तो पूरा मतलब आप पर्टिकुलर 2-3 क्वेश्चन पे भी फोकस करोगे ना कि बहुत अच्छा लिख देंगे, तो आपका 1-2 मार्क्स ही इंक्रीज होता है। शुरू में तो आपका फोकस होना चाहिए सारे क्वेश्चंस को कम्प्लीटली अटेम्प्ट करने का। आप अटेम्प्ट कर लोगे कम्प्लीटली तो ऐसे भी आपका इंप्रूव हो जाएगा स्कोर। और जब आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो तब आप डेटा फाइल ऐड कर लो, कुछ माइक्रो डायग्राम ऐड कर लो, उससे आपका इंप्रूवमेंट आएगा धीरे धीरे मार्क्स में। तो शुरू में आपको मतलब वही डेटा फाइल आपका पहले से रेडी नहीं है तो आएगा ही नहीं। पर अभी लोड नहीं लेना है, अभी तो शुरू में ही हुआ है, अभी 1 साल होगा उसके बाद अपने आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आ जाएगा फिर अपने आप। ओके, फर्स्ट आइट्रेशन में मुझे लगता है पूछ कितना टाइम लगेगा ये डाउट है, तो फर्स्ट आइट्रेशन में मुझे लगता है 1 ईयर लग जाता है आपका कंप्लीटली अच्छे से करोगे तो। और मिनिमम टाइम 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स के पहले तो नहीं हो सकता अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो। और बैकग्राउंड है जैसे लीनियर अलजेब्रा ये सब कॉलेज में ख़त्म हो जाता है, तो आपको सिर्फ डिफिकल्ट टॉपिक्स करने हैं, तो 4 to 5 मंथ्स मिनिमम होना चाहिए। और ऐसे आप फर्स्ट आइट्रेशन का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप डिफिकल्ट टॉपिक छोड़ दो। टीडी में बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब सिलेंडर कौन तक कर लिए, उसके कॉनिकॉइड छोड़ दिए। कॉनिकॉइड शुरू में अच्छा इजी लगता है, बाद में वो क्वेश्चन होता ही नहीं है जब पूरा सिलेक्ट कर लोगे तो पूरा कंप्लीटली कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ्स to 1 ईयर आइडियल होता है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन ही बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको छोड़ना नहीं है कभी। प्री के पहले भी 2-3 महीने पहले छोड़ सकते हो, पर कंप्लीटली छोड़ दोगे तो याद ही नहीं आएगा फिर कुछ। ओके, करेक्ट अटेम्प्ट पेपर 1 में करेक्ट अटेम्प्ट मेरा 225 था, और पेपर 2 में शायद 200 था बस। पेपर 2 में 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे मेरे, तो अभी उसके स्केलिंग के बाद पता चलेगा। और शायद बाइनरी मार्किंग भी होता है मैथ्स में, अगर आपका फाइनल आंसर गलत आता है तो 0 तो नहीं मिलता है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी पेपर 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत मार्क्स मिले थे, जबकि बहुत सारे के आंसर गलत थे। और आपको नेग्लिजिबल मार्क्स मिलेगा, 1-2 नंबर मिलेगा अगर आपका आंसर गलत है या लास्ट में आप मिस्टेक कर दिए, तो आपको एक्यूरेसी बहुत ध्यान रखना है। और इसका एक स्ट्रैटेजी होता है कि आप मतलब प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन करो, मतलब जो भी क्वेश्चन चूज कर रहे हो आप, तो जैसे एलपीपी का जो होगा सिंप्लेक्स मेथड आ गया आपका, तो उसमें बहुत चांसेस है कि मिस्टेक हाई हो जाए, तो आप असाइनमेंट चूज कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। ऐसे आप लोगों का तो कवर नहीं होगा ना एलपीपी अभी। हाँ, तो अभी उतना समझ में नहीं आएगा आप लोग। ओके, मैथ्स सोर्सेस सोर्सेस मेरा थोड़ा सा मल्टीपल सोर्सेस रहा है, लेकिन वो आपका सिंगल सोर्स होना चाहिए। मैं पहले अपना बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आईएमएस ज्वाइन किया था, तो उसका नोट्स से मैं किया था, जिससे 80% आपका हो जाएगा। क्योंकि के क्वेश्चन ईजी ईजी सॉल्व होने लगेंगे आपसे। और उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स स्टैटिक्स डायनेमिक्स और जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं जैसे कंटूर इंटीग्रेशन, ये सब छूट गया था मेरे से, और वो होता भी नहीं आईएमएस नोट से। तो इसके अलावा आपको अगर बुक से फॉलो करना है तो आप बुक सेट भी फॉलो कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर बुक सेट से, तो अर्पित गुप्ता सर के चैनल पे डिटेल में लिस्ट डाला हुआ है, वो भी बुक से ही किए थे सिर्फ, तो वो फॉलो कर सकते हो। और अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूँगा, मैथोक्रैट के क्वेश्चन बैंक भी आते हैं आजकल, तो उसको क्वेश्चन बैंक से बाहर तो एक भी क्वेश्चन इस बार और लास्ट 5 ईयर्स में नहीं आया है, तो वो कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। बस वही है कि आपको डिलीजेंटली करना पड़ेगा, कुछ कुछ टॉपिक टफ क्वेश्चन को छोड़ना मत आप लोग। ओके, एक डाउट है, जीएस में लेंदी नोट्स हो जाता है, तो उसको रिवाइज कैसे करना है? तो इनिशियली आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा जो नेक्स्ट क्लास से पहले, जब भी आप फाउंडेशन कर रहे हो। और एट द लास्ट आपका नोट्स बल्कि हो ही जाएगा, 1000 पेज पर सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप रिवीजन के लिए या तो अपना नोट्स बना लो आप, और बहुत लोग बना लेते हैं अपना नोट्स, तो उसको आप इम्प्रोवाइज़ करो। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार बना लिए नोट्स, आप नोट्स बनाओ फिर उसको इम्प्रूव करते रहो जब भी आपको लगे कि कुछ मिस्टेक हो रहा है उसमें, या फिर कुछ मिसिंग है। और अगर नहीं बन पा रहा है नोट्स, तो मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं, शून्य आईएएस, ओनली आईएएस, ये सब के नोट्स ही मिलते हैं।
तो वही डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। और मैथ्स के नोट्स का अगर नहीं बन रहा है आपसे तो कनिष्क कटारिया सर के नोट्स यूज कर सकते हो। ओके, फॉर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आप लोग कैसे कर रहे हो करंट अफेयर्स? ओके, यहाँ पे किसी का मतलब 1 ईयर नहीं कंप्लीट हुआ है ना अभी प्रिपरेशन का? ओके, 1 मंथ भी नहीं हुआ है अभी, 3-4 महीने। तो आप लोग सिर्फ न्यूज़पेपर कर रहे हो अभी? हाँ, वही करना होता है, न्यूज़पेपर अच्छे से करो और उसको छोड़ना नहीं है, मतलब बस कि मतलब आपको एडवाइस मिलेगा मल्टीपल कि प्री से पहले ज़रूरत नहीं पड़ता, इतना रिलेवेंट नहीं है, आजकल न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। और उससे बैकग्राउंड बनता है आपका, शुरू में तो बनेगा 1 साल 2 साल तक का, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। 2 ईयर मिनिमम साइकिल होता है यूपीएससी का। तो तब आपको मतलब न्यूज़पेपर करना चाहिए। और उसके साथ साथ प्री के लिए, जैसे पर्टिकुलरली मैं बता दे रहा हूँ, प्री के लिए आपको कवर करना है तो मैगजीन से उतना रिलेवेंस नहीं है। तो मुझे लगता है वीडियो ऑडियो विजुअल मेमोरी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन लेक्चर्स आते हैं, सारा नहीं, सारा बहुत सारा इरिलेवेंट भी होता है आपका, मतलब स्टैटिक टॉपिक पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर के नाम पे। तो आपको कुछ कुछ मैराथन सेशन है, अन अकेडमी का IAS इंग्लिश चैनल है, उस पर भी आप आता है मतलब करंट अफेयर। तो मैराथन देख के चले जाओ, और अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो फ्री में तो कर लोगे। मेंस के लिए आपका इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि आप कोट कर सकते हो इवेंट्स को, तो उससे आपका डेटा फैक्ट एग्जाम्पल्स का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। आप कोट करने के लिए, आप जैसे साइक्लोन आया है, तो कोई रिसेंट साइक्लोन है, साइक्लोन पे क्वेश्चन आया, तो आप स्टार्ट ही कर सकते हो इस तरह की, रिसेंटली ओडिशा हैज़ बीन हिट बाई आसना साइक्लोन। तो ये इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका, फिर पता नहीं चलता है, पर न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका इनकलकेट हो जाएगा। और नोट्स मुझे लगता है न्यूज़पेपर से बनाना नहीं चाहिए प्री के लिए, क्योंकि वो बहुत बल्कि हो जाएगा आपका। और प्री से डायरेक्टली न्यूज़पेपर से आप पिक नहीं करते हैं क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट को पिक करते हैं। उसके लिए आप कॉन्टेक्चुअल रीडिंग कर सकते हो साथ साथ में, जैसे कोई टॉपिक न्यूज़ में है, कोई स्पीसीज, तो उसके बारे में आप एडिशनल रीडिंग कर सकते हो, पर नोट्स नहीं बनाना है न्यूज़पेपर से प्रीलिम्स के लिए। और जहाँ तक मेंस का है, तो आप कुछ कुछ एडिटोरियल का कुछ पॉइंट अच्छा लग रहा है, कीवर्ड है, पंच लाइन है, तो आप इसको मेनू नोट कर सकते हो। पर नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे मतलब फाइल भी सर्कुलेट होते रहते हैं, उसमें कीवर्ड्स आपका एक ही साथ दिया हुआ रहता है। कुछ कुछ कीवर्ड्स को उठाइए और उसको याद कर लीजिए, उससे हो जाता है फिर। ओके, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में शॉर्ट नोट्स आपको मल्टीपल आइट्रेशंस के बाद बनाना है। सबसे पहले आप जब भी कंप्लीट आइट्रेशन कर रहे हो 2-3 बार करना है। उसके बाद जब भी शॉर्ट नोट्स आप कवर कर रहे हो, तो आपको सब कुछ नहीं लिखना है उसमें। बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब इजी इजी क्वेश्चंस भी को भी कवर कर लेने बाद में रिवाइज, तो आपको जो कॉन्फिडेंस आ जा रहा है 1-2 आइट्रेशन के बाद, उसको मेंशन नहीं करना है। और आप बेस बना सकते हो कनिष्क कटारिया सर के नोट्स को और अर्पित गुप्ता सर के नोट्स को। उन लोग के नोट्स बहुत कॉन्साइज हैं, पर आपको अपना नोट्स ही बना लेना चाहिए, क्योंकि वो उन लोग के क्वेश्चंस उन लोग के माइंड के अकॉर्डिंग है। जो उन लोग को टफ लगा वो मेंशनड है। अभी जैसे पैटर्न भी थोड़ा बदल गया है इस साल से। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका मैं मेंशन बर्नौली इक्वेशन, यूलर्स मेथड बहुत रिलेवेंट हो गया है, पहले ये रिलेवेंट नहीं था, पहले स्ट्रीमलाइन पाथलाइन आता था। तो आपको नोट्स को थोड़ा तो कस्टमाइज करना ही पड़ेगा। ओके थैंक ओके, मेंटरशिप कब से लेना चाहिए? तो मेंटरशिप का ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है मैथ्स में। आपको जब भी दिक्कत हो रहा है तो आप अपने मेंटर्स को कंसल्ट कर सकते हो। यहाँ तो शिवराज सर बहुत हम्बल थे, तो अब हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और जो नई भी कोर्स लिए हैं उनका, तो आप पूछ सकते हो सर से, वो भी बहुत स्ट्रैटेजी बता देते हैं अच्छे से। और उनका सारा कोर्स बहुत अच्छा होता है। तो मेंटरशिप मैं तो सजेस्ट करूँगा शिवराज सर, वो सबसे हेल्पफुल रहे मेरे लिए। पर आपको मतलब ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है अलग से मेंटरशिप। आप टेस्ट सीरीज के स्कोर को ट्रैक कर सकते हो। मैथ्स में ऐसा कुछ अलग से इंप्रूवमेंट नहीं आता है। आप टेस्ट सीरीज में ही देखो कौन सा सॉल्व हो रहा है, कौन सा सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद अपने आप आपका इंप्रूव होता रहेगा धीरे धीरे। जीएस में बहुत ज़रूरी है मेंटरशिप, क्योंकि जीएस में आप जब आंसर लिख रहे हो तो आपको लगेगा आपका इंप्रूव होते जा रहा है, पर वो जो थर्ड आई व्यू नहीं देखोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इंप्रूव सच में हो रहा है कि नहीं। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा मेंस का था, उसमें मतलब आपको शुरू में ये सेशन मिलता है, पॉइंट लिख दो आप और इंट्रो कंक्लूजन लिख दिया तो आपको बेसिक मार्क्स मिल जाएगा। पर आपको इम्प्रूव मार्क्स नहीं हो रहा है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे इंप्रूव करना है फिर। तो फिर आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगा वहाँ पे। तो मुझे लगता है वो मल्टीपल मेंटर्स हैं यहाँ पे, तो अभी कोई एक नेम है भी नहीं। पर मेंटरशिप लेना चाहिए कि जब तक आपको ये नहीं पता चल जाए कि आप एक बेंचमार्क तक पहुँच गए हो मेंस में एटलीस्ट। और प्री के लिए तो मतलब अलग ही है। प्री के लिए ज़्यादा मेंटरशिप लोगे तो अलग ही नहीं निकलेगा। आप उसमें स्टैटिक्स फोकस करो, करंट अफेयर बेसिक रखो, तो निकल जाता है प्री। और उसमें अलग ज़्यादा मेंटरशिप लेना नहीं है उसमें प्री के लिए। ओके, आप लोग यहाँ करंट अफेयर के लिए कौन सा मैगजीन फॉलो कर रहे हो?
विजन का कुछ नहीं आप। हाँ तो मतलब कोई कंपलसरी नहीं है मैगजीन फॉलो करना। यहाँ पे डाउट आया कि मतलब मेनी मैगजीन्स अभी आते भी हैं बहुत, तो यूट्यूब पे आ जाते हैं, मतलब मल्टीपल मैगजीन से क्वेश्चन आ रहा है तो आप सबको कवर करोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। हर साल आपको लगेगा कि आप मतलब ओवर स्मार्ट हो, हम कर लेंगे। मुझे भी लगा था, मैं पहले 2-3 सोर्सेज से किया, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली आता नहीं है उससे। जो आएगा भी, आप लोग प्री का क्वेश्चन देखो आप लोग कोई, हाँ तो उसमें देखिए कि आपको ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता, उसका एप्टीट्यूड होता है। तो आप एक ही मैगजीन को सोर्स बनाओगे तो अच्छा है। अगर आप नहीं भी फॉलो करें तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियो आता है मैराथन का, वो कुछ कुछ देख लो, डिजेंटली फॉलो किए हो तो। और नहीं भी कर रहे हो तो एक मैगजीन करो कम्प्लीटली, और उस पर कॉन्फिडेंस रखो कि सब कुछ आता है उस मैगजीन से। और अगर आपको नहीं आ रहा है सब कुछ करने के बाद भी, स्टैटिक्स कवर करना है आपको कम्प्लीटली, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये मेन 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं। एंशिएंट मेडिवल इंडिया मतलब सबसे होता नहीं, आप बेसिक का एक बार करके जाओ, और करंट अफेयर बेसिक करके जाओ। इसके बाद भी नहीं हो रहा है आपसे तो मतलब फिर आपको एप्टीट्यूड लगाना है। एप्टीट्यूड आपका पीवाईक्यू डेवलप होगा प्रीलिम्स का। ओके, एक और डाउट है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन, आप लोग तो फुल टाइम कर रहे हो ना सब? हाँ तो जॉब के साथ जो लोग करना चाहते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी तो आएगा, मैथ्स बहुत लेंदी सिलेबस है, तो मेंटरशिप एक ज़रूरी है उसके लिए। आप शिवराज सर का कोर्स फिर से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत कॉन्साइज वे में पढ़ाते हैं और रेगुलर लेते हैं। बहुत सारे कोचिंग्स आपको पढ़ाएंगे लेकिन टफ क्वेश्चन छोड़ देंगे, या फिर आपका क्लास शुरू में होगा बाद में नहीं होगा। तो फिर जॉब के साथ आपको डिफिकल्टी तो आएगा, तो आपको शुरू में मैथ्स बड़ा टाइम देना है अगर जॉब के साथ आप कर रहे हो तो। और बाद में आप जीएस को बैलेंस कर सकते हो मैथ्स रेडी है तो, क्योंकि ऑप्शनली मतलब किंग मेकर तो इसी में मैथ्स तो होता ही है मैम मेंस में। और कोई पर्टिकुलर डाउट है आप लोगों को मैथ्स का, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक से, और जो हुआ है उसमें से? ओके, एनालिटिक में आप लोग किसी को कॉनिकॉइड स्टफ नहीं लगा? सर के चलते, सर इतना चपड़ाते फिर कीजिए लगा। कि 340 प्लस, 340 प्लस तो मतलब मुश्किल ही है अभी तो। अब नोट से मतलब नोट से नहीं आएगा आपका। 340 प्लस के लिए आपको एटलीस्ट 450 प्लस का करेक्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो नोट्स आप बेसिक नोट्स कर लोगे ना, बेसिक नोट्स। सर तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, सर के नोट्स करोगे तो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, याद है तो। आप बेसिक आईएमएस के नोट्स किसी को करोगे तो 340 नहीं लेकिन 280 प्लस आराम से आ जाता है। उसके ऊपर जाना है तो आपको हर टॉपिक में आपको टफ टफ टॉपिक को अच्छे से कॉन्साइज वे में करना पड़ेगा। तो पॉसिबल तो है लेकिन इतना आसान नहीं है 340 प्लस नोट्स से करके। ओके, मॉडर्न अलजेब्रा, ये सबसे पेन पॉइंट होता है, आप लोग का हुआ नहीं है अभी। तो मॉडर्न अलजेब्रा का लास्ट वाला पार्ट, रिंग थ्योरी, इसका मतलब आपको 2 पार्ट में करना है मॉडर्न अलजेब्रा को। सबसे पहले ग्रुप थ्योरी होता है। ग्रुप थ्योरी मोस्टली इजी है आपको, मतलब आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म तक इजी लगेगा, तो आपको मोस्टली उसको मल्टीपल आइटरेशन में करना है। और रिंग थ्योरी मोस्टली ग्रुप थ्योरी पे बेस्ड है। और उसका लास्ट वाला पार्ट है जो इम्बेडेड रिंग्स, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म या यूक्लिडियन डोमेन, ये उतना रिलेवेंट नहीं है। सर भी आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, या फिर आप खुद से भी देख सकते हो पीवाईक्यू में उतना रिलेवेंस नहीं है। अभी जो 2-3 साल से पीवाईक्यू आ रहे हैं वो मोस्टली नोट से ही आ रहे हैं, या फिर आपका जो रेगुलर कन्वेंशनल क्वेश्चन है, यही 2090 से 2021 के बीच में बहुत अनकन्वेंशनल क्वेश्चन भी आए थे, तो आपको मोस्टली वो सब पार्ट नहीं करना है, और छोड़ भी सकते हो उसको। ओके, सो एक क्वेश्चन से, कैन आई रीड ओनली स्टैंडर्ड बुक्स? तो आप लोग तो कोचिंग ले रहे हो, जो नहीं भी करना चाहते स्टैंडर्ड बुक से भी वेरी मच पॉसिबल है। अर्पित गुप्ता सर ने पूरा स्टैंडर्ड बुक से ही किया था, और मैं भी कुछ कुछ टॉपिक जो मुझे टफ लगा था, और सर के गाइडेंस के समय भी और सर के गाइडेंस से पहले भी, तो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो। लिस्ट में और अर्पित गुप्ता सर का भी फॉलो कर सकते हो, और अलग से मैं डाल दूंगा उस पर चैनल पे, सर के चैनल पे। ओके, पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट प्रीफर करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको मॉडर्न पहले तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका वेटेज बढ़ते जा रहा है। पहले आप छोड़ सकते थे मॉडर्न। और एलपीपी आपको जरूर करना है, बहुत इजी होता है एलपीपी। और री एनालिसिस में आपको शुरू का पार्ट जरूर करना है, कन्वर्जेंस सीरीज, ये तो सब्जेक्ट से बहुत क्वेश्चन आता है। ये तीनों आप करने के बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में कुछ कुछ टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है, जैसे कंटूर इंटीग्रेशन। और इस बार क्वेश्चन थोड़ा अनकन्वेंशनल भी था, 1990 से आया था, तो वो सब टॉपिक आपको जरूर करना है। तो अगर प्रेफरेंस बोले तो मॉडर्न अलजेब्रा का बेसिक पार्ट, और कॉम्प्लेक्स कम्प्लीटली, एलपीपी कम्प्लीटली, और ये इसका शुरू वाला पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। इससे आपका मतलब मोस्टली कम्प्लीट क्वेश्चन सिलेक्शन सही रहेगा, तो आपका मोस्टली अटेम्प्ट हो जाएगा। और पेपर 2 का सेक्शन बी में
आप फ्लूइड और मैकेनिक्स में कोई एक पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैकेनिक्स में लैग्रांजेस, हैमिल्टोनियन, ये दोनों में से इजी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। इस बार नहीं आया था, लेकिन ऐसे मोस्टली इजी क्वेश्चन आते हैं, तो ये पार्ट को आप कवर कर लो। और फ्लूइड के जो पीवाईक्यू हैं उस पर बहुत अच्छा से कमांड होना चाहिए। मोस्टली पीवाईक्यू ही आते हैं। अगर आप ऑब्सक्योर टॉपिक करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट भी हो सकता है आपका। और पीडी और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये दोनों तो बहुत स्कोरिंग है, तो ये दोनों आपको प्रेफर करना चाहिए। तो ये स्टडी रखोगे तो आसान लगेगा पेपर 2। बस एक ही एडवाइस है, डोंट ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ पेपर 2। वो सब सारा कंप्लीट करने जाओगे तो याद भी कुछ नहीं रहेगा, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, मॉडर्न अलजेब्रा के लिए क्या सोर्सेस है? तो मॉडर्न अलजेब्रा तो सबका पेन पॉइंट होता है, तो मेरे लिए मल्टीपल सोर्सेस था। सबसे पहले तो आर कुमार का बुक है। बहुत लोग गैलियन ही फॉलो करते हैं, लेकिन गैलियन में उतना कॉन्साइज में नहीं दिया हुआ है। तो गैलियन के अलावा आप आर कुमार कर सकते हो अगर आप पूरा सेल्फ स्टडी कर रहे हो। उसके क्वेश्चन आप बार बार करो मल्टीपल आइट्रेशंस में, और क्वेश्चन रिलेट करना सीखो। और जिसको पूरा ही दिक्कत हो रहा है तो शिवराज सर का मतलब एक मॉड्यूल भी आता है मॉडर्न अलजेब्रा का, तो मैं तो वो फॉलो किया था, तभी कॉन्फिडेंस आया था। क्योंकि मॉडर्न में आपका सिर्फ मल्टीपल थ्योरम्स याद ही नहीं होंगे आपसे, आपको एक पर्टिकुलर 5-6 थ्योरम्स है उसको याद रखना पड़ेगा। उसको बेसिस बनाते हुए आपको इसको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आप ये सब करोगे तब आपका बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आर कुमार एक ही बुक फॉलो करना है, आर कुमार। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर सर का मॉड्यूल, यही दोनों। और गैलियन मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करोगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा मॉडर्न में, क्योंकि सारे ऑथर्स अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, पहले भी आंसर कर चुका हूँ मैं। मतलब कितना टाइम लगता है, आपको 1 ईयर का टाइम फ्रेम लेके चलना है अगर आपके पास टाइम है तो। और टाइम का पॉसिबिलिटी है तो 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। तो आपको 6 मंथ्स में कंप्लीट टारगेट करना है। और ऑर्डर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, पर मोस्टली क्लब करना है, पहले ही बताया था मैं। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन मल्टीपल आइट्रेशंस में करना है। ओके, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जब भी आप रिवाइज करते होगे तो नेक्स्ट टाइम आपको लगता होगा सारा क्वेश्चन आता है, तो सॉल्व नहीं करते होगे आप लोग। तो आप जब फर्स्ट और सेकंड आइट्रेशन कर, आपको ऐसे 3-4 मंथ्स आप लोग का हो भी गया है अगर, तो आपको एक टॉपिक पढ़ के छोड़ना नहीं है। आप मतलब लीनियरली पढ़ोगे तो फिर भूलते जाओगे आप। तो आपको फिर से पुराना उठाना है और फिर से सॉल्व करना है। कम से कम 3 आइट्रेशन तक बार बार सॉल्व करो, ताकि याद रहे आपको। लगेगा आपको आता है, इसको बाद में कर लेंगे, वो याद नहीं आएगा बाद में फिर। तो आपको 2-3 आइट्रेशन तक वापस सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन आया था कि न्यू क्वेश्चन करें या फिर बार बार वही क्वेश्चन करते रहें। और जो लोग बोर हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चन करके बोर भी लगता होगा, ये वापस वही याद भी आता होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो क्वेश्चन बैंक सेम टाइप के 3-4 क्वेश्चन आप करके रखो बार बार। 3 आइट्रेशन के बाद आप लोग जो याद हो गया है आप लोगों को वो सब छोड़ सकते हो, और जो न्यू क्वेश्चन है उस पर फोकस कर सकते हो नेक्स्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप डाउट आ रहा है, कैलकुलेटर को यूज करना सीखें और उससे क्या हेल्पफुल होता है। तो मोस्टली आप सारे टॉपिक का मैं बता देता हूँ। लीनियर अलजेब्रा, इसमें आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एडिशन और बहुत सारे आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर से, तो इससे बहुत टाइम बचेगा। और क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए यूज कर सकते हो आप। अब पौरुष सूद सर का चैनल है यूट्यूब पे, उस पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है हाउ टू यूज कैलकुलेटर। वो यस, पौरुष सूद का चैनल है सर का, उस पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको लीनियर अलजेब्रा हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस और एलपीपी, ये दोनों में तो बहुत मस्ट है। तो आपको जब कर रहे होंगे घर पे तो बार बार कैलकुलेटर से ही करना है आप लोगों को। बहुत लोग मतलब क्या करते हैं, फाइनल मैं भी करता था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब स्टेप्स पता है आप लोगों को। सिंपलेस्ट मेथड कोई पढ़ेगा इसमें से कोई? हाँ, तो सिंपलेस्ट मेथड पढ़ोगे तो 3-4 स्टेप्स होता है, तो बहुत ईजी होता है स्टेप्स। तो आपको लगेगा आज हो जाएगा एग्जाम में, पर आप फॉलो नहीं करोगे ना बार बार कैलकुलेटर को, तो याद ही नहीं आएगा वहाँ पे। तो कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया था, तो मिस्टेक हो जाता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए तो बहुत जगह यूज़ कर सकते हो आप लोग। और पर्टिकुलर आप लोगों को चाहिए तो पौरुष सूद सर का चैनल में आप पूरा सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो उसमें। ये बहुत बड़ा इशू है, इस बार प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम है, 87 डेज पर्टिकुलरली। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? सबसे पहले प्री के बाद 2-3 दिन तो रेस्ट हो जाता है, तो 3 दिन वैसे भी गया, तो आप 80 डेज मान के चल सकते हो। तो आपको शुरू में जो 80 डेज है उसमें से फर्स्ट 20 डेज आपको कम्प्लीटली या मोस्ट कम्प्लीटली 10 आवर्स आप पढ़ रहे हो तो 7 to 8 आवर्स मैथ्स को जाना चाहिए, क्योंकि प्री के पहले रिदम छूट जाता है। तो आपको उस पर मैथ्स को रिदम लाने में 20 दिन लगेगा आपको। और एक बार आ गया और मल्टीपल आइट्रेशंस और रिवीजन हो चुके हैं आपके, तो आप बार बार उसको याद आ जाता है फिर से। तो 20 डेज के लिए आप ज़्यादा डिवोट कर सकते हो। बीच में जो मिलेगा 50 डेज,
उसमें आप जीएस और मैथ्स को इक्वल या फिर जीएस को ज़्यादा दे सकते हो, क्योंकि जीएस में भी स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जीएस का क्वेश्चन बहुत अनकन्वेंशनल आ रहा है, आप लोग देखिए जीएस का क्वेश्चन। हाँ तो जीएस का क्वेश्चन, एथिक्स का क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया है, तो आपको जीएस पे करना ही पड़ेगा। और लास्ट का जो फिर से 10 डेज मिलेगा, उसमें आपको फिर से मैथ्स का बढ़ाना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली मेंस में आपको जो ऑप्शन के पहले 5 डेज का गैप भी मिलेगा अलग से, उसमें आपके लिए बहुत कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, ताकि वो रिवीजन के लिए बहुत हैंडी हो जाए। वो 5 दिन में आपका पूरा रिवाइज नहीं हो पाएगा, और नहीं करोगे तो कुछ याद भी नहीं आएगा। उसके लिए हैंडी नोट्स होने चाहिए, तब ये स्ट्रैटेजी रहेगा। तो मतलब शुरू में का 20 डेज आप कंप्लीटली मैथ्स को दो, फिर लास्ट में 30 to 40 डेज अकॉर्डिंग टू मतलब जिसका जितना रिवीजन हो चुका है, जीएस और मैथ्स को बैलेंस करो। और लास्ट में जो 10 डेज बचेगा उसमें आप दोनों को आप फिर से मैथ्स इंक्रीज कर सकते हो। और 5 डेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हिंदी और इंग्लिश भी आता है उसमें, तो उसमें भी 5 डेज आपको कम्प्लीटली नहीं मिलेगा, तो बैलेंस कर सकते हो फिर। ओके, सम स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग एमएससी मैथमेटिक्स ड्यूरिंग कॉलेज, तो उन लोग के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। एमएससी और बीएससी जो लोग किए हैं तो मोस्टली कवर हो जाता है। बस थोड़ा स्ट्रैटेजी अलग रहेगा इसमें, जो फिजिक्स वाला पार्ट है और मॉडर्न वाला पार्ट है, तो कॉलेज से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं, प्रूफ बेस्ड ज़्यादा आता है, तो आपको पढ़ के आना है लेकिन बैकग्राउंड से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। तो साथ साथ में आप कर सकते हो, और अलग से भी आप बीएससी एमएससी के बाद अच्छा मतलब रिवीजन नोट्स लेके या फिर कोई नया कोर्स लेके आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा। और कोई जनरल डाउट है आप लोगों को? मैथ्स मतलब लिए हो, उसमें कुछ आप बहुत लोगों को लगता है ले लिए हैं फिर रिग्रेट होता है, तो कुछ टफ लग रहा है क्या आप लोग अभी तक? हाँ, यस। हाँ, आप दे रहे हो इस बार का प्रीलिम्स? तो अब मैथ्स कंप्लीट हो गया है? हाँ, तो मॉडर्न ही थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। नहीं तो आपको 1 ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए था मतलब ऐसे तो। और जो नहीं भी हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है, इजी क्वेश्चन तो आपका हो ही गया होगा मोस्टली। जैसे सारे टॉपिक का इजी पार्ट वो हो चुका है, अगर तो टफ पार्ट छूट भी गया तो उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि मोस्टली हर सब्जेक्ट में आपका पीवाईक्यू ही आएगा। तो अभी आपका जितना भी कवर हो गया, अभी तो छोड़ ही दो, आप प्री के लिए फोकस करो। और प्री और मेंस में कम टाइम भी है, तो शुरू का पार्ट अब एक्सेप्शनल मतलब मैथ्स को दो। 10 आवर्स आप पढ़ रहे हो तो 8 to 9 आवर्स मैथ्स को दे सकते हो, उससे आपको याद आ जाएगा फिर। हम्म। हम्म। हाँ, तो आप प्रीलिम्स के बाद आप टेस्ट सीरीज दो, मतलब उससे आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या होता है। मोस्टली पेपर में पीवाईक्यू से ही आता है। पीवाईक्यू सॉल्व किया हो आप लोग? हाँ तो हम्म। हम्म। नहीं तो इसके लिए कोई नॉर्मल बात है, मतलब ऐसा नहीं है जो इस साइड भी खड़े हैं उसको सब कुछ आता है। मेरा इस और 3D कॉनिकॉइड सबको डर लगता है, मॉडर्न हो गया सबको डर लगता है। होने के बाद 300 आ गया तो बहुत लोग कवर कर देते हैं कि मतलब आता है मुझे। कुछ कुछ टॉपिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स डायनेमिक्स, सबको डर लगता है। तो ये आप एक साथ पीवाईक्यू मत देखो, मतलब पीवाईक्यू तो करना ही है, साथ में आप पूरा पेपर भी एक साथ देखो ईयर वाइज। तो आपका सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है आपको। कॉनिकॉइड्स में 4 क्वेश्चन आता है, तब स्किप भी कर सकते हो एक, अगर नहीं हो रहा है तो। ऐसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अब बहुत मिक्स होके आता है। लेकिन जो इजी पार्ट है उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। कौन से आप किए हो तो आपको पता होगा, कौन कॉनिकॉइड्स। और दिस ईयर कॉनिकॉइड्स आया भी नहीं था, शायद एक ही क्वेश्चन था। हाँ, तो ये वही डरना नहीं है। मॉडर्न से भी जैसे 2-3-5 साल पहले बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा था, अभी बेसिक ही क्वेश्चन आ रहा है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा, मतलब जिसको लेना है वो सर का क्रैश कोर्स बहुत यूजफुल रहता है। नहीं भी है तो सर का क्वेश्चन बैंक, सारा क्वेश्चन उसी से रहता है, अगर टाइम हो तो आप सॉल्व कर पा रहे हो तो। कि ये डाउट है फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना होता है वो पाता है। और कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मीन्स ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्टली नहीं हो पाता है किसी से भी। अगर आप 1 ईयर से ही कर रहे हो तो, लंबा कर रहे हो तो अलग बात है। तो छोटी, और कुछ टॉपिक हमेशा छूटेगा आपका। फ्लूइड में भी जैसे वॉर्टेक्स हो गया, करके जाना है आपको। वैसे तो आइडियली सब कुछ करके जाना चाहिए। नेवियर स्ट्रोक्स हो गया, तो ये 10 साल में एक बार आता है, तो आपको कंप्लीट करने का टाइम नहीं है तो छोड़ दो फिर आप। लेकिन एक्यूरेसी पे फोकस रखना है। एलपीपी जैसे आप किए हो, उसमें सिंपलेस्ट स्टफ लगता होगा आपको, तो ये सब बहुत डरना नहीं है फिर। असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये इजी होता है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा पेपर को एक साथ देखो।
पूरा एक साथ देखोगे तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि सब कुछ अटेम्प्ट करना भी नहीं है आपको। और कुछ पर्टिकुलर डाउट है आपको? ओके, एक डाउट है, यूपीएससी मैथ्स इंजीनियरिंग से अलग होता है या नहीं? तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फाइनल आंसर सही होना चाहिए, यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड एनालिटिकल बेस्ड ज़्यादा आता है, तो कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं है। और कुछ कुछ सब्जेक्ट न्यू भी होते हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड से भी हैं उनको फिजिक्स पूरा नहीं होता है। तो ये बस नॉर्मल सा डिफरेंस है, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके, स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव मार्क्स। सो दिस ईयर मेरा इम्प्रूव हुआ था मोस्टली। मेरा तो टॉपिक बहुत सारा छूट गया था, मॉडर्न फ्लूइड, तो टफ टॉपिक छूट गए थे मेरे, तो मोस्टली वो सब कंप्लीट हो गया था मेरा इस बार। और सर का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ था मैं, तो मोस्टली उसी से क्वेश्चन आया था सारा, तो मोस्टली इससे इम्प्रूव हो जाता है मेरा। और कुछ कुछ टॉपिक इस बार भी मेरा छूटा था, जैसे एक प्रेशर का क्वेश्चन आया था, आप तो अटेम्प्ट किए होगे तो देखे होगे फ्लूइड में। तो वो क्वेश्चंस करना आपको पर्टिकुलरली फॉरेस्ट का और सीएससी का दोनों का पीवाईक्यू हैंडी होना चाहिए, जो आ चुका है, अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो। इससे आपका मोस्टली कवर हो जाएगा। मेरा इसी से इम्प्रूव हुआ है, बाकी मार्कशीट अभी आया नहीं है, तो फिर पता चलेगा उसके बाद। हाँ, पीवाईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है पीवाईक्यू को छोड़ के न्यू क्वेश्चंस करेगा, तो मोस्टली पीवाईक्यू ही इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली तो लीनियर अलजेब्रा 3D ये सब में सी पीवाईक्यू आएगा। और जो टफ टॉपिक है उससे न्यू क्वेश्चंस आपको करना भी नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो जो पीवाईक्यू है वही रिपीट होते रहते हैं। इस बार भी रिपीट हुआ था, तो मोस्टली वही करना है। टाइम नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, फिर भी फुल अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग। और पेपर 2 का जो सेक्शन भी है उसके लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ओडी में आपको न्यू क्वेश्चंस करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका थोड़ा पैटर्न भी अलग है और न्यू क्वेश्चंस में आंसर रीच करने में आसानी होता है। और पेपर 2 का सेक्शन 1, उसमें भी रियल में आपको न्यू क्वेश्चंस करना चाहिए, पर नहीं हो रहा है तो पीवाईक्यू से भी हो जाएगा। ओके, आई एफ एस के पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो उससे पर्टिकुलरली फिजिक्स टॉपिक्स के लिए मोस्टली टफ जो क्वेश्चंस आते हैं सीएससी के उसी से आते हैं। और जो एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चंस हैं मॉडर्न अलजेब्रा के, वो फॉरेस्ट में आते हैं। वो अगर आप सिर्फ सीएससी अटेम्प्ट कर रहे हो तो उतना रिलेवेंट नहीं है, पर आप आजकल आ रहा है तो आप कर सकते हो, अगर टाइम मिले तो। सिर्फ ऐसे मैं तो सजेस्ट करूँगा आप सिर्फ सीएससी के पीवाईक्यू करो, और जो टॉपिक से टफ क्वेश्चन आ रहे हैं रिसेंटली उसके फॉरेस्ट टच करो। और ईयर वाइज पूछोगे तो 13 के बाद करना चाहिए, 13 लास्ट 10 ईयर्स के याद होने चाहिए। उसके पहले बहुत अनकन्वेंशनल है, उसके पहले करना है तो सीएससी का कर सकते हो आप लोग। ओके, जीएस आंसर्स टू बैलेंस विथ मैथ्स। जीएस का आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, मतलब नॉर्मल लिखने से तो आजकल नंबर नहीं आ रहा है। तो आप शुरू में मैथ्स को टाइम दो और बीच में कोई भी एनरिचमेंट प्रोग्राम लेके या फिर एनरिचमेंट मटेरियल लेके उसको इम्प्रूव करो आप लोग, ताकि वो एक जैसे क्वेश्चन डाउट है यहाँ एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके डेटा पॉइंट्स डायग्राम उससे एक्सप्रेशन हो जाता है फिर। लेकिन आपको मैथ्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए साथ साथ में। अगर मैथ्स हो गया तो ही आप इम्प्रूव करो जीएस में। या फिर एक और डाउट स्ट्रेटेजी आयान सर का, आयान जैन सर का, लास्ट ईयर AIR 16 था उनका, कि उनका मैथ्स जीएस में इतना स्कोर है कि मैथ्स पे डिपेंडेंट नहीं था। वो मैथ्स में फर्स्ट टाइम उतना उनका उतना अच्छा स्कोर नहीं था, सेकंड में उनका भी 311 था। तो आप अगर जीएस बहुत अच्छा हो रहा है तो आप मैथ्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो प्री और मेंस के बीच में। Yes, I took GS coaching from Ajiram 1 year, and then multiple coachings for improvement in mains and prelims also. हाँ, ये एक नॉर्मल सा डाउट है, बाइनरी मार्किंग होता है या नहीं। तो जीरो तो नहीं देते हैं, पर वो ज़्यादा मार्क्स भी नहीं देते हैं, क्योंकि पेपर 1 में लास्ट ईयर बहुत सारे आंसर गलत थे मेरे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्कोर आया था। तो जीरो नहीं आता है, लेकिन मार्क्स मेजरली कट जाएगा आपका। अगर 20 मार्क्स का है और आंसर गलत हो गया तो 4-5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 10 मार्क्स का है तो 2-3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जीरो भी मिल जाता है बहुत सारे में। ये स्टेप्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आई थिंक। लाइक अगर मेंशन्ड है पर्टिकुलरली यूलर से ही करना है, या फिर कुछ सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ओडी से ही करना है तो इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज आप सिर्फ आंसर रीच कर लोगे तो भी हो जाता है मेरे हिसाब से। और इस दिस सेरी प्रेशर का क्वेश्चन आया था, उसमें मेंशन था शायद, इसलिए वो इम्पोर्टेंट था। नहीं तो आप किसी भी मेथड से करो, आंसर सही आएगा तो मार्क्स मिलेगा। ओके, फॉर मैथ्स आई वॉज ए क्लासरूम स्टूडेंट एट IMS, और फिर सर का भी क्लासरूम स्टूडेंट था मैं, ऑनलाइन क्रैश कोर्स और मल्टीपल टेस्ट सीरीज के।
और जीएस के लिए वाजीराम 1 ईयर। यस, मैथ्स के लिए मतलब अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है मोस्टली, जैसे आपको कुछ को टॉप 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 टॉपिक के लिए टेंशन नहीं लेना है, जैसे आपका 3D में कोनिकॉइड्स बोल रहे होंगे और कॉम्प्लेक्स में कंटूर इंटीग्रेशन या फिर उसके बाद वाला टॉपिक, और फ्लूइड में जो प्रेशर वाला या बर्नौली नेवियर स्ट्रोक, तो ये सब सबका वीक रहता है। तो आप ये मत सोचो कि इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे। आपका जब ठीक ठाक हो चुका है 70 to 80% आपका हो चुका है तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, और एक टेस्ट सीरीज लो आप और उस पर देखो कितना सॉल्व हो रहा है। अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप पहले तो आपको एक ही टेस्ट सीरीज ऑफिस से ही लेना चाहिए जो चेक हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है मेंटरशिप का। आपको चेक करवाना है आंसर और फाइनल आंसर रीच कर पा रहे हो नहीं, और साथ में मार्केट में भी अवेलेबल होता है बहुत सारा टेस्ट सीरीज, तो उसको खरीद खरीद के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो लास्ट ईयर आप इन्वॉल्व थे कोई टेस्ट सीरीज में? यहाँ पे चेक नहीं होता है कोई टेस्ट सीरीज मोस्टली, सर शिवराज सर का तो टाइमली चेक होता है, ऐसे कोई चेक नहीं होता है। तो मतलब आपको टाइमली अटेम्प्ट करेंगे तो तभी फायदा होता है, तो घर में ही लो, खरीदने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो मार्किंग नो वन नोज मिलता है कि नहीं, और बाइनरी मार्किंग तो होता है, ये तो ज़्यादा मार्क्स नहीं होता है। स्टेप मार्किंग का पता नहीं, वो पूरा ओपेक है यूपीएससी, पता ही इस मामले में। ओके, एक और डाउट है, मैथ्स में एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए या फिर मैक्सिमम अटेम्प्ट पे? तो जीएस में तो अलग होता है, आपको 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे क्वालिटी कैसा भी हो तभी स्कोर बढ़ेगा। मैथ्स में आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, अगर कितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो पूरा सही होना चाहिए, कोई गलत हुआ तो स्कोर बहुत कम हो जाएगा। ज़्यादा अटेम्प्ट करना भी नहीं होता है, अगर आप 200 दोनों में कर दोगे तो 300 आराम से आ जाता है, 300 के आसपास। तो एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना चाहिए। और आप लोगों को प्री और मेंस के बीच में मैथ्स में कोई ऑर्डर में डाउट हो? और पैनिक होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ ही फर्स्ट राउंड में हुआ था, तो पूरा नॉर्मल है। हम्म। नहीं, पैनिक नहीं करना है, बस वहाँ पे आप जब अटेम्प्ट कियोगे तो आपको ही पता चला होगा पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्टली आपका नहीं भी हो रहा है, आप पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओगे तो भी आपका 250 प्लस तो आ ही जाएगा। और पैनिक करोगे तो फिर इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है वहाँ पे। हाँ मतलब जैसे कॉनिकॉइड्स हो गया, एक ही टफ क्वेश्चन आएगा, तो छोड़ भी दोगे आप एक क्वेश्चन को तो भी मतलब आपका पेपर वन में कितना ही 15 मार्क्स छूटेगा, और नहीं भी आ सकता है, मोस्टली प्रोबेबली नहीं आता है। कि उसका कोई स्ट्रैटेजी होता है, मतलब जैसे मॉडर्न अलजेब्रा होगा तो आप 2-3 सोर्सेज को फॉलो मत करो, आप बस एक ही 2 सोर्सेज को फॉलो करो, और कुछ कुछ थ्योरम्स है। आप सर का नोट्स फॉलो कर रहे हो, किसका फॉलो कर रहे हो? मैथोक्रेट। तो सर के नोट्स में कुछ कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, और सर मार्क भी किए हैं उसको, स्टार मार्किंग, उसमें आपका एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, वही बार बार आप यूज करो, अलग अलग नहीं, जैसे एक ही क्वेश्चन को 4 मेथड होता है, तो मॉडर्न अलजेब्रा में फ़ायदा नहीं होगा आपको। एक ही क्वेश्चन को एक ही मेथड से करो और फिर बार बार वही मेथड अप्लाई करो, इससे आपका क्लिक होगा वहाँ पे। जैसे इस बार भी जो आया था, एक ही क्वेश्चंस को बार बार एक ही मेथड से करना है, लीनियर अलजेब्रा ये सब होता है, बार बार अलग अलग मेथड से करोगे तो बहुत फायदा होता है, तो उससे आपको सॉल्व होने लगेगा, ये दिक्कत हो रहा है पर्टिकुलरली। तो बाकी सर का मॉड्यूल कोर्स भी आता है अगर, तो उसमें सर बताते हैं कैसे करना चाहिए, पर आप एक ही मेथड से करोगे तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। और फ्लूइड में कोई दिक्कत नहीं होता है आप लोगों को? मुझे तो बहुत टफ लगता था। नहीं, वही सब आता भी है, जो टफ क्वेश्चंस होता है वो जो वोर्टेक्स मोशन, नेवियर स्ट्रोक, और मैकेनिक्स में भी जैसे वो हो गया आपका लैग्रांज हैमिल्टोनियन, तो यही सब फोकस करना है टफ क्वेश्चन। मतलब मेरे बैचमेट में जिनका रैंक आया भी है 21 और 27, तो उन लोग को भी मतलब टफ ही लगता था, और उन लोग का जो हाई मार्क्स आता है मुझे लगता है वो क्वेश्चन सिलेक्शन के चलते आता है। सिलेबस तो कम्प्लीट रहता है ही, आप पूरा छोड़ के तो जाओगे तो 300 तो नहीं आएगा आपका, तो आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है। लेकिन आप एक्सट्रीम ऑब्सक्योर टॉपिक को टारगेट करोगे तो फिर आपका स्कोर बहुत कम हो सकता है, क्योंकि याद नहीं आता है लास्ट में,
तो पहले आपको मतलब इजी टॉपिक मोस्टली इजी, जैसे फ्लूइड में भी है, पाथलाइन स्ट्रीमलाइन बहुत इजी है। स्टैटिक डायनामिक्स तो पूरा इजी है, अगर वो डर है उसका, कभी कभी टफ क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो प्रोजेक्टाइल ये सभी आता है, तो बहुत इजी है। तो अब इतना कर लोगे तो टफ क्वेश्चन नहीं करने का जरूरत पड़ता है, सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चंस मैथ्स से रिलेटेड नहीं पूछते हैं, और जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रामानुजन नंबर ये सब। और एप्लीकेशंस ऑफ मैथ्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये रियल इंटरव्यू में पूछा गया था। तो आपको बस जैसे एलपीपी बता सकते हो आप, ऑपरेशन रिसर्च इन डिजास्टर मैनेजमेंट, हाउ टू फाइंड ऑप्टिमाइज रूट्स, लीनियर अलजेब्रा जो है एआई में बहुत यूज होता है अभी, लीनियर रिग्रेशन। तो आप ये तीनों नाम ले सकते हो, पर जनरली क्वेश्चन रहता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर उसको थ्योरम सॉल्व नहीं करवाते हैं इंटरव्यू में। टू अटेम्प्ट, तो इसका तो मतलब सबका वैरी करता है। मैं पहले इजी इजी क्वेश्चन कर लेता था शुरू में, और 1 घंटे में आपका 4-5 क्वेश्चन इजी इजी, पर्टिकुलरली कंपलसरी जो क्वेश्चन जो मोस्टली इजी होते हैं, तो उसमें से आपका दोनों सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन भी हो गया, तब वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। उसके बाद आप जो क्वेश्चन सिलेक्शन करो उसके बाद, और सिलेक्शन करने के बाद आपको देखना है कि तीनों में से, सिर्फ देखना नहीं है कि सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आंसर आएगा कि नहीं मेरे से। और फिर उसमें से आपको जो टफ लग रहा है उसको छोड़ देना चाहिए शुरू में, पहले इजी क्वेश्चन करो जिसका आंसर सही आ जाए, और लास्ट में आपका कॉन्फिडेंस इतना ही होगा कि आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे लिनियरली नहीं सॉल्व करना है, बहुत लिनियरली सॉल्व कर देते हैं कि 1 2 3 कर दिए, उसका 4 इजी लग रहा था मुझे, जैसे टेस्ट सीरीज में होता है 4 मोस्टली टफ होता है, टेस्ट सीरीज में 1 सेक्शन 1 का 4, तो आपको ऐसे वहाँ मान के नहीं जाना है कि 4 टफ ही आया होगा, जो ईजी होगा वही करना है आपको, और लास्ट में कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा। फिर मोस्टली आपको मैथ्स में वही सिमिलर स्ट्रेटेजी रखना है, सारा कुछ मतलब कवर हो गया है अभी, कि आपको 1 ईयर प्रिपरेशन करना है, और फिर मल्टीपल आइट्रेशंस में करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, और प्री और मेंस में नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ाना है फिर, और जिसमें आप भूल भी जाते हो तो बार बार पढ़ना है, और जीए के साथ बैलेंस करना है। ये सब करोगे तो फिर मतलब ज़्यादा कुछ जो टफ टॉपिक्स है सबके लिए टफ होता है, आप बीच में रिग्रेट करोगे कि मैथ्स नहीं लेना है तो फिर तब दिक्कत होता है। आपको भरोसा रखना पड़ेगा मैथ्स लिए हो तो, थोड़ा तो टफ है सब्जेक्ट, और टाइम भी लगता है, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है बड़ा सा। जैसे इसमें पूछ रहे हैं बहुत लोग मैथ्स लेके रिलेट कर रहे हैं, तो मतलब मैं भी रिलेट कर रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि दूसरा कुछ, हाँ वो जीएस का जो ओवरलैप होता है बहुत इजी लगता है, तो जब आप लोगे तो फिर आपको उसमें लगेगा मॉडर्न आ गया क्या हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा भी कर लोगे तो इजी क्वेश्चन आता है मोस्टली, नहीं हो रहा है तो आप याद कर लो, यहाँ पे तो याद करने में भी कुछ नहीं है, याद ही को 2-3 क्वेश्चन याद कर लोगे तो उसी बेसिस पे आते रहता है टफ टॉपिक के लिए। मैंडेटरी ऑर्डर कुछ नहीं है, आप कनिष्क सरकार नोट फॉलो कर सकते हो, वही पहले ही बोल चुका हूँ मैं। और आप लोगों को जनरल डाउट है यूपीएससी से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड कुछ? जेंडर, मिसोजिनिस्ट जो होता है व्यूज, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, कुछ मेंबर्स एक्सट्रीम हो सकते हैं, पर जैसे आपको जनरल गाइडलाइन होता है, जैसे आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, अब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है आपको। जैसे आप पूरा ये नहीं बोल सकते हो कि जो स्कीम ला रहे हैं पीएम मोदी वो सब गलत ही है, मैं कुछ ला दूंगा। और बाकी आप जैसे वुमेन हो गए, पुअर पीपल, या SC ST लोग, तो मतलब ये लोग वल्नरेबल सेक्शंस हैं, तो आपको बहुत सॉफ्ट अप्रोच रखना है। मतलब आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे तो ऐसा बहुत हार्ड कोर अप्रोच नहीं रखना है। जैसे ट्राइबल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, तो मतलब एक जनरल मिस्टेक हुआ था मेरे से कि बिहार में बस 2% ट्राइबल हैं तो उतना कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब जहाँ पे ट्राइबल है वहाँ फोकस किया जाए, और वो गलत था कि आपका 1% में ट्राइबल है तो आपको करना चाहिए, तो ऐसा भी खोदोगे तो आपका बायसनेस आता है, और बोर्ड वाइज बायसनेस तो शायद होता ही होगा। तो मतलब ये मुझे पता नहीं है, सब गेस होता है। मेरा खुद मार्क्स कम था इंटरव्यू में, 175 था, तो संजय वर्मा सर का बोर्ड था, तो इस बार मोस्टली कम आया उनके बोर्ड में, शायद होता हो, पर ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा। और आप लोगों को कुछ डाउट हो यूपीएससी इको सिस्टम से कुछ, बहुत आता है शुरू में, प्रिपरेशन के शुरू में, शुरू में बहुत डाउट आता है कि मतलब लिए तो कब से कर रहे हैं, फिर गाइडेंस भी कभी कमी रहता है शुरू में। वो तो साइकिल शॉर्ट करने के लिए कर रहे हैं शायद, जैसे रिजल्ट दिसंबर में, जैसे इस बार भी रिजल्ट आया 1 महीने पहले आ गया 2022 और 2021 में,
प्रीलिम्स के 3 दिन पहले आता था, तो बहुत टॉर्चरस हो जाता है फिर अगर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है तो शायद साइकिल करने के लिए तो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है सच में, इसलिए मैं फिर से देना है मुझे एक बार रैंक इंप्रूव करने के लिए, लेकिन इस बार मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ और टाइम कम है इसलिए। और मेरा केस यूनिक है, उसमें डरने का बात नहीं है, सबके लिए इक्वल टाइम होता है। वही आपको मल्टीपल आइट्रेशंस पहले से रखेंगे तो बेटर होगा, नहीं भी किया हो तो टाइम कम में भी मैनेज हो जाता है। वो डरना नहीं है, बहुत लोग मतलब डरे हुए हैं उसमें, तो सबके लिए सेम ही है फिर। और मतलब मेंस के लिए कम टाइम मिला तो मैथ्स वालों को ज़्यादा होता है, टेक्निकल में आपको इंटरव्यू में एक बायसनेस होता है जो आप पूछ रहे थे कि टेक्निकल में कम मार्क्स मिलता है थोड़ा। अब मैक्सिमम मेरे जो दोस्त है मैथमेटिक्स सिविल, तो थोड़ा कम बायस अगेंस्ट रहता है उनके बायसनेस। पर ये डरने वाला बात नहीं है, मैथ्स के दोस्त 206 भी लाए हैं तो शायद यूनिक परसोना होगा कुछ। ये लास्ट मंथ सजेशन फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स इतना रैंडम है, सबको डर लगता है उससे। तो लास्ट मंथ में आपको जो नोट्स बना चुके हो आप लोग उसी को रिवाइज करो। अब यूट्यूब पे वीडियो आएगा 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो सब नहीं करना है। वो करंट अफेयर आएगा भी नहीं, और आएगा भी तो बनता नहीं है, और सबको डर लगता है, याद रखना है बस। वहाँ पे बस जिनका निकल गया उनको तो कॉन्फिडेंस रहता है, इनका निकला नहीं उनको बहुत डर लगता है। तो स्टैटिक पे सबसे फोकस करना है बार बार। अब मेरा 2 बार प्री निकला है, दोनों बार डर लगता है, और थर्ड बार देने में डर लग रहा है अब। तो मतलब स्टैटिक पे फोकस रख रहा है, और करंट अफेयर को जितना कम से कम हो सके उतना फोकस करना है। बोलना आसान होता है, फिर वो देख के लगने लगता है, यूट्यूब पे भी आने लगेगा अभी। आप करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये सब पे लूप में नहीं पढ़ना है आपको, रिलैक्स करना है, और टेस्ट सीरीज कम कर दो शुरू में, लास्ट में अगर ज़्यादा नहीं दिए हो तो। और अगर नहीं दिए हो तो लास्ट में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यही प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी है बस। ओके, एसे में एक डाउट है, एसे में कैसे स्कोरिंग होता है। तो एसे में मुझे लगता है वो बहुत ही मतलब डाइवर्स है। लास्ट ईयर मेरा 126 था, और मुझे लगा था मतलब नॉर्मली गया था, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं गया था मेरा। तो मतलब उन्होंने सिंपल को रिवार्ड करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स कर दोगे, अब कुछ लोगों का एप्टीट्यूड अच्छा होता है कि आप कर रहे हो तो लिखने इंग्लिश लिखने का तरीका, या फिर कोट लिखने का तरीका, किसी को बुक्स को कोट करने का तरीका, वो अलग होता है। अगर नहीं है एप्टीट्यूड तो डरना नहीं है उसमें। मैं बहुत ही बेसिक रखा था कि कोई टॉपिक है उस पर 3-4 डायमेंशन बना लिए, और पेशल अप्रोच रहा के 3-4 डायमेंशन से लिख दिए। तो बस मतलब यही अप्रोच रखना है, तो उससे लास्ट ईयर तो अच्छा आया था, इस बार भी शायद अच्छा ही गया था। और गाइडेंस लेना है तो कोर्स अवेलेबल होता है, पर मुझे नहीं लगता उतना हेल्पफुल होता है ऐसे का कोर्स। एथिक्स से आप रिलेट कर सकते हो कुछ, फिलोसॉफर ये सब ऐसे में कोट करोगे तो नंबर आता है फिर उससे। ओके, स्पेस इनफ होता है, कम नहीं होता है। मतलब आपका जो भी क्वेश्चंस होगा मैथ्स के लिए, तो जितना जरूरत होता है उससे एक पेज एक्स्ट्रा होता है। पर फिर भी गलत हो गया तो फिर मिस्टेक हो जाता है फिर। तो गलत नहीं करना है, वो आपको पहले से रफ में कर लेना है, अगर कोई हेवी कैलकुलेशन हो। थ्योरम में तो गलत नहीं होगा। और छोटा छोटा लिखना है, बड़ा बड़ा लिखने वालों को दिक्कत होता है। और ज़्यादा स्पेस का पॉजिटिव हो रहा है तो आप बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइन ड्रॉ करके जो बेसिक थ्योरम है उसको लिख के, और फिर बाद में पॉजिटिव स्पेस हुआ तो मेंशन कर सकते हो। पर्टिकुलरली फ्लूइड मॉडर्न ये सब में दिक्कत होता है, वो मोस्टली स्पेस रहेगा, कोई मेजर लोड नहीं होता है। सबका मॉडर्न से ही डर लगता है इसमें। मॉडर्न के लिए स्ट्रैटेजी वही है, मैं जो पहले बोला था, आर कुमार गैलियन ये सब करना है। और कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को, जनरल डाउट कुछ? क्योंकि मुझे तो 2 दिन पहले बहुत डर लग रहा था, फिर बहुत डाउट होता है बीच में। अब प्रीलिम्स वो सबको उससे कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको स्टैटिक ही करना पड़ेगा। और क्वेश्चन तो कितना ही रैंडम का एक्सपेक्टेशन रहता है पूरा। मैथ्स वालों को सी सेट में तो मतलब फ़ायदा होता ही है हम लोग को, क्योंकि नंबर थ्योरी मोस्टली सॉल्व हो जाएगा। इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए आजकल, क्योंकि वो ही ईजी आता है मैथ्स से ज़्यादा। सेल्फ डाउट तो सबको आता है यहाँ पे, आप लोग तो भी नहीं हुए बहुत। बहुत मज़ा आता है से एक अटेम्प्ट होते होते वो रिजल्ट का जो देखने का होता है, सबका सेल्फ डाउट तो आता ही है। आपको तो पता ही होगा क्या दिए हो तो। ये क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ का अलग ही इशू है बीएससी में। हो गया ना, फिर एंड करते हैं सेशन को।